गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आलोक कुमार, इन्होंने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। दीक्षा सेन, दीक्षा, am I audible to you? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. And Alok, Alok Kumar, Morning, ma'am. good morning. So with the help of properties of definite integral, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी बेस्ड है और हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है? ओके, देन हम लोग स्विच कर सकते हैं एरिया प्रॉपर्टी और एरिया बेस्ड जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारा इंटीग्रल आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि एरिया के टर्म में जब उसे सॉल्व करना होगा तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलो एक मिनट, so we have to do देखिए एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो कभी भी ये जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है और बेसिकली अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है तो उस केस में क्या होता है, एक कर्व हमारा, सपोज ये कर्व है, ए टू बी मूव कर रहा है, तो आपको अगर एरिया निकालना हो, एरिया कैलकुलेशन के लिए आपको पता है हम लोग यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन। सो इन दैट केस हम लोग को एरिया मिलेगा जो कि कवर्ड होगा इन फोर बाउंड्रीज से। ए टू बी कर्व है हमारा और एक्स एक्सेस, ये जब भी एरिया देता है तो एक्स एक्सेस से ऊपर ये जो कर्व है इसके बीच का एरिया देगा। ये हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। सो ये Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। अगर किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो और एरिया बाउंडेड बाय दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया और इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया होगा वो, मतलब ये एरिया ए सी बी और डी, ये जो पॉइंट है, ये एरिया कवर जो हो रहा है वो हम डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको एरिया कैलकुलेशन करना है वो आपको इसी के हेल्प से मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यही है। इसको हम लोग
देखो, जैसे मान लीजिए ये अगर थ्योरेटिकली इस चीज़ को समझना भी चाहें तो हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज देखो जो ये एरिया है, ये ओवरऑल एरिया, वो कुछ भी आप निकाल सकते हो एज अ रेक्टेंगल, इतना एरिया तो आप निकाल सकते हैं जो कि आपने पढ़ा भी था। ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो ये एरिया तो हमें ऐसे भी मिल जाता है, जिसमें हम दोनों का प्रोडक्ट, जो लिमिट ऑफ सम का मेथड है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और सबका सम कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो एरिया है वो मिल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं h, ये जो सेगमेंटेशन करते हैं वो बहुत छोटा होता है, टेंडिंग टू 0। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स अगर आप जो सेगमेंट्स कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, और वो एरिया अगर निकाल रहे हैं तो आप पूरा एरिया कवर कर लो। अब देखो टोटल एरिया अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ए सी बी और डी, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, वो हमें चाहिए। तो आपको पहले पूरा एरिया एक बार में तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ एरिया इसका अगर हम पोर्शन देखें तो ये एरिया अगर हम यहाँ से यहाँ तक मैच करा दें तो ये जो एरिया बनेगा दैट इज अ रेक्टेंगल, लेकिन ये जो कर्व के अंदर वाला एरिया है ये हमारा रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। और हर बार जैसे भी आप ऐसे सेगमेंटेशन करने जाओ तो हर एक पॉइंट पे जो ये एरिया कर्व की वजह से वो बचा रह जाएगा। जैसे मान लो अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो ए सी एम पी, अगर ये एकदम बिल्कुल कम डिस्टेंस हो, बहुत कम डिस्टेंस हो, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, रेक्टेंगल ये कब फॉर्म होगा, जब ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो, जिसको आपको एक्सप्लेन किया गया है इसी में। देख लीजिए ये क्या है, ए बी हमारा ये फंक्शन है, जो कर्व है जो फॉर्म हो रहा है एक y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन से, एंड सी ए, दिस सी ए एंड बी डी, जो ये टर्म है वो एक्स ऑर्डिनेट, मतलब आपका जो वैल्यूज है एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बता रहा है। अब आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व चाहिए, जहाँ पे आप x का जो भी वैल्यू होगा, द वेरिएबल इज x, सो x का जो भी वैल्यू होगा ये इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये, और ये मतलब इंटीग्रेशन का जो वैल्यू था हमारे पास, सपोज इंटीग्रेशन का रेंज है जो आपके पास होता है जनरली a टू b, अगर तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू b मिलेगा, मिनिमम वैल्यू a मिलेगा, तो जो भी कर्व फॉर्म होने वाला है इस कोऑर्डिनेट पे तो उसका रेंज या तो x से लेके b तक जाएगा। a अगर स्मॉलर लोअर लिमिट है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहीं छोटा होगा, b अगर लार्जर लिमिट है तो ये अपर पॉइंट होगा, और ये एरिया जो इससे कवर हो रहा है जो हमारे पास है, हम इसी का एरिया निकाल रहे हैं। तो x अगर कोई वेरिएबल है जो इस फंक्शन में, जो कि हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, तो x तो हमारा वेरिएबल है और वो x किस में लाई करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये जो आपका ये x एक्सिस का जो रेंज है इसी पे लाई करेगा। सो हम ये लिख सकते हैं ना, x इज वेरिंग बिटवीन a टू b, जो ये लिखा है द रेंज ऑफ x इज a टू b। अब कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं इस कर्व पे, जिसको एज अगर मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है तो कोई भी पॉइंट हमने ले लिया पी टू क्यू। अब पी टू क्यू सॉरी पी क्यू जो डिस्टेंस है, पी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका वैल्यू हमारा एक्स वाई है, क्यू दूसरा पॉइंट है जिसका वैल्यू डेल एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई है, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, यहाँ 3 स्ट्रिप किया हुआ है, जो हमारे पास डिवीजन होता था एच का, n स्ट्रिप n-1 स्ट्रिप हम पॉइंट में डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ पे मान लो ये डिवीजन है, सो p और q। तो अगर ये एरिया हम देखें, अगर सिर्फ हम p r और mn ले तो ये एक एरिया रेक्टेंगल का बनेगा, लेकिन pq में ये अगर देखें तो यहाँ एक कर्व बन रहा है जो कि पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं करेगा। आप अगर एरिया ले लेते हो यहाँ से p m n और r तो ये एरिया एक रेक्टेंगल का देगा, लेकिन ये एरिया हम इसमें कवर
नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस कर्व पे P और Q दो पॉइंट लेते हैं। द P पॉइंट इज एक्स वाई एंड द Q पॉइंट इज एक्स प्लस डेल एक्स। ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा है तो कुछ ऐड होगा इसमें, एक्स एक्सिस के पोर्शन में भी और वाई एक्सिस के पोर्शन में भी। तो एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जो हमारा नेबरिंग पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाएगा। अब आपको क्या देखना है, AC और MP, ठीक है। Here we observe that x changes in the area AC to MP। ये वाला देखो, ये जो पॉइंट था A, वो हमारे पास क्या टर्म में आ गया, MP में। मैंने क्योंकि हमने ये पॉइंट कंसिडर किया है, आप अगर ये पॉइंट कंसिडर करोगे तो AC लोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस लोगे तो ये लोगे MP, बट हमने ये पॉइंट लिया है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, डजेंट मैटर कि आप P ही लो Q ही लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हो। बट एरिया का जो डिस्टेंस होगा, मतलब अगर x है फर्स्ट पॉइंट तो दूसरा x प्लस डेल एक्स होगा, अगर y है दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट उसका y प्लस डेल वाई होगा। तो जो एरिया हम दे रहे हैं वो ACMP का निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये एरिया कवर हो रहा है। अब अगर हमें एरिया सिर्फ इस पोर्शन का लेना है, अगर ये एरिया लेना है, हमारे पास क्या है, A प्लस डेल ए, ये वाला एरिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, टोटल एरिया PMNQ, क्योंकि हम ये पॉइंट P और Q ले रहे हैं, तो PM, दिस इज NQ, ये पॉइंट हमारा एरिया है। ये पूरा एरिया हमें चाहिए, हम इस एरिया का जो भी है, मतलब ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो आप एक ऐसा पूरा रेक्टेंगल बना लो, PMNQ, ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें ACNQ, AC और NQ, इस कर्व में से इस कर्व को घटाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ से हमारे पास हमें एरिया चाहिए सिर्फ इतना, PQMN, ये वाला एरिया चाहिए। जब ये एरिया चाहिए तो हम इस पूरे एरिया में A to Q और C to M इतना तक जो आ रहा है, इस एरिया से अगर हम ये एरिया घटा देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हमें ये एरिया लेना है तो इसमें से जो प्रीवियस वाला एरिया जो ऑलरेडी आ चुका है, जहां हमें रेक्टेंगल का फॉर्म मिल चुका है, वो एरिया हम घटा सकते हैं। अब इस एरिया में देखो, ये टोटल एरिया को, नोटेशन आप कुछ भी डाल सकते हो, इस टोटल एरिया को A से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टोटल एरिया को, और इस टोटल एरिया को A से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये इसमें स्मॉल चेंज है, ये वाला एरिया A से Q और C से M, तो ये एरिया जब A है, AP और CM वाला, ये एरिया A है, और आपने एक स्मॉल चेंज लिया है, सिर्फ डेल का डिफरेंस लिया है, डेल A, तो इस एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल A से। तो अब ये होल एरिया जो है वो A प्लस डेल A हो जाएगा, जो ACNQ लिख रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया का जो नेम दिया है वो अपनी मर्जी से एरिया A से रिप्रेजेंट करा है। तुम चाहो तो कुछ भी S से रिप्रेजेंट करो, सरफेस से कुछ भी टर्म से रिप्रेजेंट करो, ये एरिया A है, और ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल चेंज है, तो उससे जो एरिया बन रहा है उसको डेल A से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टोटल एरिया से इस एरिया को घटाना है, तो ये जो एरिया है वो क्या है, ऑब्वियसली ऐसे भी हमें पता है, दिस इज डेल A, क्योंकि आपने स्मॉल चेंज लिया था और उससे जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको डेल A से रिप्रेजेंट। अब कंप्लीट P to Q और R to S, ठीक है, P Q R S, ये वाला स्मॉल एरिया, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जिसका डिस्टेंस आपको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस आपको पता है, और ये पॉइंट होगा, ये कोई भी पॉइंट PQ है तो इसका भी आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है। तो ये दोनों पॉइंट अगर मालूम है, क्योंकि ये जो पॉइंट आप लेंगे कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा,
तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नोटेशन दोगे तो ये y ऑर्डिनेट बताएगा, ये x ऑर्डिनेट बताएगा। तो ग्राफ में आपको ये चीज पता चल जाएगा ये पॉइंट कौन सा है। जब ये पॉइंट पता है, Q पॉइंट पता है, ठीक है, Q पॉइंट के ही पैरेलल आप S पॉइंट ले रहे हो और P पॉइंट ले रहे हो, तो ये आपको पूरा का पूरा सारा का सारा कोऑर्डिनेट्स पता है। जब कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी चीज को बस ये चीज बताया गया है, द कंप्लीट रेक्टेंगल PRQS, देन द ये जो पूरा PRQS जो भी ये लिख रहा है PQRS, then the area PMNQ, that means this term PMNQ, ये पूरा क्योंकि कर्व यहीं तक आ रहा है, ये वाला एरिया जो है वो एक्स्ट्रा है। तो अब इस एरिया में से, इस पूरे एरिया में से अगर हम ये एरिया घटा दें या फिर इस पूरे एरिया में ये पर्टिकुलर एरिया जोड़ दें तो हमें एरिया ऑफ ये PQMN मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज आपको ना ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जब कैलकुलेशन बनाओगे, जब एग्जाम छोड़ो, क्वेश्चन को समझना होगा तो आपको ग्राफिकली उस चीज को रिप्रेजेंट करना होगा, फिर एरिया कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जियोमेट्रिकली इस चीज को नहीं समझिएगा ना, तब तक कैलकुलेशन ऑफ एरिया पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो आप अभी तक जो एरिया कैलकुलेट करते थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते होंगे, रेक्टेंगल मेंसुरेशन वगैरह जो पढ़े थे उसमें किया होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जब तक आप जियोमेट्रिकली नहीं रिप्रेजेंट कर तब तक उसका एरिया क्लियर नहीं समझ आता। अगर सर्किल है तो सर्किल बना के देख लो कैसा एरिया है, कौन सा एरिया कहाँ कट कर रहा है, तो आपको एरिया से उससे समझ में आ जाएगा। तो आपको इसमें भी ना कर्व में बना के देखना पड़ेगा कि वो एरिया कहाँ लाई कर रहा है, और इसी चीज के लिए इसको ग्राफिकली बताया गया है। क्योंकि इंटीग्रेशन में जो पोर्शन अभी हम लोग को करना है उसमें एरिया निकालना ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसके लिए बेसिकली हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। और यही वो रीजन है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हो सकता है ये चीज अभी बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन इस चीज को जब क्वेश्चन के फॉर्म में करिएगा तो हो सकता है आराम से समझ में आ जाए। जैसे जो कोई एक क्वेश्चन कर ही ले, इसी से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ से, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा फंक्शन है और ये एक्स एक्सिस से जो लाई कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग दे देना है। अभी x ये भी वैल्यू दे दिया है, x का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 एंड x का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2, ठीक है। अब बताओ इसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तभी इसका एरिया समझ में आएगा एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ आसान है एरिया निकालना, बिकॉज आपको एरिया प्रॉपर्टी से यहाँ भी निकाल सकते हो और सिंपली इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो। और कभी कभी होता है ना कि इस एरिया में से मान लो यहाँ एरिया एक और लाइन दे दिया, ये कट करने बोल दिया, तो अब यहाँ पे आपको जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी समझना होगा और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये अगर फंक्शन है हमारा, तो आपको क्वेश्चन लिखा है ना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है, इससे जो एरिया बाउंड हो रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, आपको वो निकालना है। अब यहाँ से निकालो, 0 है, ये 2 है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, 0 to 2 रेंज है, एक्स डी एक्स हमारा फंक्शन है जो भी, y इज इक्वल टू एक्स ही था तो एक्स डी एक्स फंक्शन है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 to 2 ये हमने इस रेंज में निकाल दी, तो ये जो वैल्यू आया है 2 स्क्वायर यूनिट, ये जो है वो एरिया बता रहा है। बट ये बहुत आसान सा कर्व था इसलिए बना लिया आपने। एक ये भी देख लो, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल कर्व अगर का आइडिया है तो बना सकते हो, नहीं तो फिर मुश्किल है। जैसे देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब आपको पता है ज्योमेट्रिकली हर जगह बनाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन पे वो लिमिट लगाना है, तो जो वैल्यू आएगा मैथमेटिकल आप उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज शोइंग द एरिया, और एरिया है तो यूनिट भी लगा दीजिएगा, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। सो एरिया जो आएगा तो आप
जो भी टर्म लिखोगे, जो भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू आता था, तो अब तक जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू आता था न्यूमेरिकल टर्म में, हम बस उसको न्यूमेरिकल नंबर के फॉर्म में आंसर लिख देते थे। लेकिन यहाँ आपको पता है दिस इज शोइंग द एरिया, और आपको क्वेश्चन में भी दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो आप स्क्वायर यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं किया है, e⁻x 0 to a, इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x ही होता है, 0 और a लिमिट लगा दिया, तो e⁻a -1, दिस स्क्वायर यूनिट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। बस इसी चीज को हमें यहाँ प्रूव करके, मतलब फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ तो सिंपल फॉर्म था, अगर एरिया एग्जैक्टली कोई कर्व के फॉर्म में दे दिया जाए थोड़ा आपको मुश्किल होगा। अब देखो ये जो टर्म है ये यही चीज शो कर रहा है कि ये कैसे एरिया से रिलेटेड है, मतलब इंटीग्रेशन, हाउ इंटीग्रेशन इज रिलेटेड विथ दैट कोऑर्डिनेट मेंसुरेशन का जो आप टर्म्स पढ़ते हैं, ये वो चीज आपको बता रहा है। और इसमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला क्वेश्चन है कि आप लिमिट लेके बस डिफरेंस 0 बता रहे हो और उससे वो एरिया इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं इसको आपको वापस से जब एरिया वाला टर्म आता है ना दोबारा से बताती हूँ। हाँ चलो, यहाँ देखो तो ये अब मुश्किल हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन देखो तो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू c cos x बाई c। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, इससे पहले आप एरिया के टर्म में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ ज़्यादा अच्छा। ये फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सबको पता होगा दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्कल, पढ़ा है ना हमने, सर्कल पढ़ा है ना, सर्कल का इक्वेशन तो यही है विद सेंटर 0 0। यस मैम। तो अब इससे क्वेश्चन पूछ रहा है आप इस सर्कल में एरिया बताइए जो एक्स एक्सिस में फॉर्म है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ये पूरा सर्कल है और इस सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया कवर हो रहा है, मतलब एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये जो पूरा कर्व है और उसमें ये सेक्शन जो है आपको सिर्फ इसका एरिया बताना है। तो आपको क्या करना होगा, लॉजिकली सोचो, तो पूरे निकाल के 4 से डिवाइड कर दो। हाँ, डिवाइड कर दे या फिर उसमें से वो पोर्शन घटा दे, 1/3 पूरे सर्कल के एरिया में से ये घटा दे, ये पोर्शन कर सकते हैं ना, 1/3 अगर हम इस पोर्शन को घटा दें इस पोर्शन से, तो सॉरी पूरे सर्कल के एरिया से, क्योंकि आपको ये एरिया एग्जैक्टली पता नहीं होगा, डिवाइड कर देंगे तो ठीक है वो भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोगों को ये कैसे करना है, इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करना है ना। तो आप पूरे सर्कल से इस एरिया को घटा सकते हो, ये कर सकते हो, किया जा सकता है ना। और यस मैम। ये चीज में भी ध्यान रखना है कि आपको सॉल्व उसी मेथड से करना है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बना सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन से जो 4 से डिवाइड करने के लिए शिवम ने सबसे बेटर सजेशन दे दिया, जो आराम से आप कर सकते हैं, बट वैसे सॉल्व नहीं करना होगा, आपको सॉल्व करना आपका होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो ये करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इस पूरे टर्म को, हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है जो आपने पढ़ा है, जो चीज पढ़े हो उसी से रिलेट करके बनाओ, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व देता है। यहाँ से हम ये करेंगे तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब हम करेंगे तो हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर माइनस x स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ से आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वो
इंटीग्रेशन का फॉर्म अब हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में मिल गया है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यही चीज यहाँ किया है, देख लीजिए एक स्टेप में क्या किया है। y हमें एरिया चाहिए तो 0 to a, ये आपको पता है कोऑर्डिनेट 0 to a के रेंज में हमें देना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये 0 to a कैसे लिया है, y का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू यहाँ a होता है, पता है ना। x एक्सिस पे यस मैम। वैल्यू a एंड y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे a का वैल्यू x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू, तो इसी रेंज में डाल दिया, वही वैल्यू लिखा जो अभी हम लोग कर रहे थे। ये हमें अब इस टर्म का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। इस टर्म का इंटीग्रेशन अब याद है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोगों को मैंने इसीलिए दे दिया था कि अच्छे से याद कर लो। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस इंटीग्रेशन का वो आपका यही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसका वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू x का है तो x का वैल्यूज पुट करो, ठीक है। x की जगह a डालना है, तो यहाँ a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर डाला है, तो ये सॉरी ये तो ए स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए साइन इनवर्स 1, ठीक है। और ये टर्म से 0 सारे में पुट किया है तो ये पूरा टर्म, और साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0 ना, ए स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर बाई 2 ये भी खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बाई 2, और साइन का वैल्यू 1 कहाँ होता है 90 डिग्री पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो जो एरिया मिला है वो पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये जो फॉर्मूला है शिवम आप जो बोल रहे थे हम 4 से डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर जनरली मैं मॉनिटर का इसे निकालना होगा तो इसे हाँ वो वही वैल्यू आएगा, वैल्यू वही आएगा, बट सॉल्व करना है बाय दिस मेथड, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे लिमिट, इस केस में लिमिट आपको ना ग्राफिकली समझना पड़ेगा। जैसे इस केस में हुआ है कि आपको लिमिट क्या था a0 और 0a, कैसे समझ रहे हैं, कि आपको लिमिट समझना पड़ेगा। वैसे समझोगे ऐसे ग्राफिकली भी समझ सकते हो, और नहीं तो वैल्यू पुट करके देख लो, x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, ठीक है। उससे भी पता चल जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करते थे ना, सब्स्टिट्यूशन में याद है, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देते थे, तो जो रिजल्ट आता था उससे हमें मिल जाता था। तो इस तरह से हमें एरिया मिलने वाला है, वो सर्किल भी हो सकता है, कोई और भी शेप हो सकता है। तो आपको बस हर केस में करना क्या है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा, जैसे इस केस में इक्वेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था यहाँ पे, बट ये जो इंटीग्रल है अगर आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपको इसका इंटीग्रेशन आना जरूरी है। और ये इंटीग्रेशन आने के लिए जितना भी फॉर्मूला है टिल नाउ देखे थे, सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सारा का सारा याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करेगा तो कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैम हाँ बोले। वो जो फॉर्मूला था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। आपकी आवाज बहुत मतलब, हाँ बोलो। तो बोल ही रहे थे, बोले ना मैम, ये जो फॉर्मूला है ना x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाँ इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये शिवम क्या पूछ रहा है मुझे नहीं समझ आया, आपको समझ आया क्या बोल रहा है? तो प्रूफ कैसे होगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं मैम, ये प्रूफ कैसे होगा?
प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है क्या? ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये वाला? यस मैम। ये फॉर्मूला अभी प्रूफ करने का काम नहीं है ना आपको, मैंने कहा ना आपको ये सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये है ही नहीं प्रूफ करने वाला। ये अगर करना होता ना, मैंने कहा ना आप एक बार देखना सिलेबस में क्या बोलता है ना, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये सारे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म, ये जो प्रूफ करने वाला टर्म था, जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला था, जो प्रॉब्लम्स था, वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो सिर्फ रिवाइज करना था, इसलिए हम लोग कर रहे थे। और ये सब एक्सपेंशन जो हम करने के लिए ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में वहां पे लगेगा प्रूव करने के लिए। एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है ए। हाँ, ये इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्म याद रख, खैर वो तो याद रहता ही है। और आप जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हम लोग पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन का फॉर्म, जैसे देखो जितना भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले मैंने लिस्ट आपको भेजा था, वो सारा का सारा प्रूफ हो सकता है, लेकिन हम लोग ना अभी उसका प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में जो है वो एप्लीकेशन और कैसे वो डिफाइन किया गया है वो टर्म है। और सिंपली आप उस सारे टर्म को, सारा फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स के फॉर्म में जो इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला है, उसमें सारा वैल्यू को पुट करो, रिजल्ट आ जाता है। सारा का सारा, एक दो मैंने डिराइव करके क्लास में भी बताया था। मैम हाँ बोलिए। अभी तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर वाई एक्सिस से होके जाए तो? वाई एक्सिस से होके मींस जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो वाई एक्सिस से रहे तो? मान लो ये पोर्शन पूछेगा, यही ना? यस मैम। कंडीशन है ना, तो उसमें भी आप यही करेंगे। जैसे मान लो ये पोर्शन पूछे कुछ भी माइनस होता है, तो सारा एरिया तो है एग्जैक्टली इक्वली, लेकिन अगर मान लीजिए ये कर्व नहीं, ये कर्व पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या है, पूरे एरिया में से इस पोर्शन को हटा दो, सॉरी पूरे एरिया में से बाकी के पोर्शन को हटा दो, ये पोर्शन आ जाएगा। जैसे a, 0 लिए हैं तो 0, a भी तो ले सकते हैं। 0, यहाँ पे यस मैम। 0 तो ले ही रहे हैं ना, यहाँ पे 0 तो है ही, तो भी पुट कर सकते हैं, तो इसको भी पुट किया हुआ है ना। ये दोनों हम लोग एक्स, अच्छा वाई के टर्म में आप इंटीग्रेट करने बोल रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो फिर आपको एक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसके। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमारा नहीं होगा, x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन होगा, जैसे ऐसे लिख सकते हो। हमारा फंक्शन अभी तक ये है, तो हम इसके रेंज में x का वैल्यू रख रहे हैं और y का लिमिट ले रहे हैं। अगर फंक्शन आपका ऐसा कुछ हो, x इज इक्वल टू एफ वाई लो, ये ले लो, तो y का वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू मिलेगा। यही है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया और इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस केस में हो रहा है, x इंडिपेंडेंट है और इस पे डिपेंड कर रहा है ये वैल्यू। हाँ, तो आप उस केस में आपको ये ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कर लो, x इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो सूत्र काम करेगा ना? हाँ, दोनों केस में काम करेगा, लेकिन आपको ये चीज देखना है जो हम लोग यूज करते हैं, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन आप क्या ले रहे हैं, वो तो नोटेशन है ना, एक्स और वाई जो है वो नोटेशन है, सब में तो वही नोटेशन है। आप इस एरिया को ले लो, यस मैम। एक्स लिख रहे थे वहाँ वाई लिखना पड़ेगा, ये ऐसे किया जा सकता है। बट जनरली जो फंक्शन हम लोग लेते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जहाँ डिराइवेशन भी कर रहे थे, उसमें क्या फंक्शन ले रहे थे, वाई इज एफ एक्स, ये फंक्शन है जो हम लोगों को आदत हो गई है एक ढंग से कहो तो, कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व हम लोग लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये जो इंटीग्रेशन में यहाँ लिया है y इज
इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन ले रहे हैं, उल्टा कर दो, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो नोटेशन तो आप डाल सकते हैं ना, तो वही करना होगा। इंटीग्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटीग्रेशन तो वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो जरा, ये दोनों बना के बताइए तो मुझे। x y इज इक्वल टू सी है, x इज इक्वल टू ए, वाई एक्स इज इक्वल टू बी, लिमिट भी डाल दे दिया है, एक फंक्शन ये है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। और आप लोग की तरफ भी बारिश हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 6:30 बजे से बारिश हो रही है, नहीं? इधर नहीं होगा मैम। मैम यहाँ पे एक्स वाई देखा। इक्वल टू सी एस का ग्राफ कैसा होगा मैम, वो बताइए। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यस मतलब y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स, तो x का वैल्यू लेके बनाते चले जाओ ना ग्राफ। जैसे देखो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, खुद से एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है। y इज इक्वल टू है सी स्क्वायर बाई एक्स, अब c जो है दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और इसको आप x से डिवाइड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू ले लो तुम, मान लो 5 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, सपोज 1 ही ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रख देंगे, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा, ठीक है, y का 1 और x का 1। अब ग्राफ में देखो x इज 1, y इज 1, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, x ये तो कांस्टेंट है, c चेंज नहीं हो रहा, c इज फिक्स, सो x का वैल्यू 1/2 रख लो, मतलब इस केस में क्या रख दिया, x का वैल्यू 2 रख लो, तो ये 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 होगा तो आपने क्या किया है, x का वैल्यू जब आप कितना रख रहे थे 2, तो आया 1/2, तो x का वैल्यू देखो यहाँ 2 है और आया है 1/2, x का वैल्यू यहाँ से कहीं 2 होगा, ऐसे मान लीजिए लाइन है, दिस इज 1 दिस इज 2, और y का वैल्यू कितना आया है 1/2, मतलब ये समझ रहे हैं, ये 1 था y यहाँ तक का, ये y 1/2 मतलब यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट मिला हमें। इस तरह 3 रख लो तो 1/3 आएगा, अब यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, मान लो ये 3 है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा कुछ, है ना। अब और आगे मूवमेंट करके हम देखेंगे 1/4 आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 1/5 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही मूव करता जाएगा। अंतिम में जाएगा सी स्क्वायर बाई ए, क्या अब इसी में सी स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर लो, फिर ग्राफ कुछ और बनेगा, वैसे ही रहेगा, बट सी इज ए कांस्टेंट, तो आप कुछ भी कांस्टेंट कंसीडर करके सॉल्व करके वैसा ग्राफ बना सकते हैं, एंड दैट ग्राफ इज सिमिलर टू जो दूसरा बनेगा। अगर सी का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे मान लो x का वैल्यू 1 रखे तो कहीं पॉइंट 2 से शुरू होगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे जाएगा, ये जैसा होगा बट चेंज होगा, थर्ड रखोगे तो ऐसे होगा, इस तरह से। तो मैम ये इनफाइनाइट हो जाएगा, कहीं पे टच ही नहीं करेगा कहीं। हाँ नहीं टच नहीं करेगा भाई, जब 0 आ जाएगा तब टच करने वाली बात होती है, और वो तो आएगा नहीं, ये इसी टोट बनता चला जाएगा, जहाँ इनफाइनाइट तक टर्म जा रहा है
और दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, दैट मीन्स yes. ये इनफिनाइट ग्राफ हो गया इसका। फाइनाइट। और इस तरह के ग्राफ को हम एसिम्प्टोट कहते हैं। एसिम्प्टोट। ठीक है, बना क्वेश्चन वो वाला? यही क्वेश्चन में दिए थे। ये दोनों। log a minus log b, so c square log a by b। इसका ग्राफ a by b कुछ कांस्टेंट है, c स्क्वायर ये है, ये हमारा। सो दिस यूनिट, स्क्वायर यूनिट आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं लिखना भूल गया है, मिसप्रिंट है। दिस शुड बी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया। मैम यहाँ पे अगर ग्राफ मैम लाइन जो बनाए थे ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी से, वो तो टच नहीं किया एक्स और वाई एक्सिस, तो फिर हम कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे ए से बी तक में? ए से जैसे यहाँ पे मैम लिमिट ले लिया ए से बी तक, इस ए हम कैसे लेंगे फिर? ए और बी, ये वाला हाँ, टच तो नहीं कर रहा है ना लाइन एक्स वाई। कोई भी पॉइंट तो होगा ना, कुछ भी एक्स का वैल्यू तुम लोगे तो वाई का कुछ तो वैल्यू आएगा ना। जैसे यहाँ दिया है ना, ये जो कंडीशन है ये तो दे रहा है एक्स का वैल्यू ए है और एक्स का वैल्यू बी है, और ए जो है वो लार्जर है बी से। ये भी हम लोग इसमें अभी देख रहे थे। यहाँ पे देखिए आप, जब आप एक्स का वैल्यू 1 रखे तो वाई का वैल्यू क्या आया? 1 आया। जब एक्स का वैल्यू आप 1 रखे, सॉरी 2 रखे, तो वाई का वैल्यू क्या आया? 1/2। तो ये कम हो जा रहा है, जो बी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है ए से। इसमें आप 3 रखे तो ये क्या आ गया? 1/3 ना। तो दिस इज लेस देन दिस। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे तो वही लिख रहा है कंडीशन वाला, ए इज ग्रेटर देन बी। सो इसलिए लिमिट को देखो चेंज कर दिया है, बी टू ए, ए टू बी नहीं किया है, बी टू ए कर दिया है, बिकॉज बी इज लेस देन ए, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत माइनर है बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ नोट कर लो, आप लोग सॉल्व करके देखना। चलो ये दोनों क्वेश्चन देखना। तो फाइंड द एरिया कर्व दिस एंड दिस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर नहीं किया ना, ये पीडीएफ एक बार शेयर कर देती हूँ, आप लोग प्रूफ वाला एक बार देखना, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो ठीक है फिर। Thank you, ma'am. Okay.